नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज देखते हैं पेट एग्ज़ाम 2022 का जो पेपर हुआ है 15/10/2022 में, और प्रथम पाली का पेपर है ये। ठीक, हम टोटल 2022 का 4 पेपर कराएंगे क्योंकि 2 दिन एग्ज़ाम हुए हैं, 15 और 16 तारीख को। 15 तारीख को 2 शिफ्ट हुआ है और 16 तारीख को भी 2 शिफ्ट, तो टोटल हमारा 4 पेपर होंगे इसमें। ठीक, तो चारों पेपर हम प्रीवियस ईयर के कराएंगे इसमें। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको इसका आइडिया लग सके। तो डिस्कस आज हम करेंगे 15/10/2022 जो पेपर हुआ है। और जो भी साथी हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले जितने प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, टोटल हमारे 6 पेपर हैं। 4 पेपर 2022 में और 2 पेपर जो हुए हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट करके, वो कब 2021 में। ओके, तो टोटल हमारे कितने पेपर होंगे? 6 पेपर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर 15/10/2022 का। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो ताम्र पाषाण युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। आते हैं नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन देखिए राजगीर में हुआ था, और यह जो है प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रिय दस्यु भी था? तो देखिए सम्राट अशोक, जो मौर्य सम्राट अशोक थे, उनका ही नाम क्या था? देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। चौथा देखते हैं, संगमरमर पर पित्रा डूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो देखिए शाहजहाँ के। राइट आंसर शाहजहाँ हो जाएगा। फिफ्थ देखते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगल सम्राट का शासन था उस समय, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 6, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। 7वां देखते हैं, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो हमारा ये राइट आंसर है। अब सभी क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश कीजिएगा कि जो नया है उसको याद कर लीजिएगा। इस सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ओके, जिससे आने वाले जितने हमारा प्रैक्टिस सेट हो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आते हैं 8 में देखते हैं, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ स्टार्ट हुई थी। 9 देखते हैं, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके कारण ये मुंबई में क्या था कि सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। 10 देखते हैं, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो जो है किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है? तो जो माउंट एवरेस्ट है किसके बीच स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच हमारा स्थित है माउंट एवरेस्ट। 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? जो अक्टूबर में गर्मी पड़ती है इसका मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ठीक, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान है इसका कारण। आते हैं 13 में, भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच माध्य समय है GMT जो है से आगे है, कितने से आगे है? तो 5.5 घंटे से आगे है। ठीक, तो 5.5 ध्यान दीजिएगा, 5.5 घंटे से क्या है? आगे है। आते हैं नेक्स्ट में, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? तो इसका देखिए राइट आंसर है पानी की उपलब्धता। अब जो चारों ऑप्शन रहा होगा उसमें हमारा राइट आंसर है पानी की उपलब्धता। 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक देखिए कोसी नदी को कहा जाता है, सभी को याद होगा। आते हैं नेक्स्ट में, 16 देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई है। आते हैं 17 में, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ किस क्षेत्र से संबंधित होती है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। कोई भी हमारा विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण में क्या है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है। आते हैं 18 में, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो हरित क्रांति की रणनीति का जो हिस्सा है देखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। जो ऑप्शन ए था वो था रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, ये भी हमारा सही था। उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीज, ये भी सही था हमारा। तीसरा जो था सिंचाई, तो ये सभी थे, इसलिए हमारा ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है सभी। ओके,
आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो नहीं पे ध्यान दिया करिए, कौन सा नहीं है? तो सिडबी हमारा जो बैंक है ये हमारा वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ओके, सिडबी। आते हैं 20 में। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो कौन? वैधानिक निगम। इसको याद कर लीजिएगा। 21 देखते हैं। भारत संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री ये हमारे शामिल नहीं होते हैं। ठीक, भारत की संघ कार्यकारिणी में। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को लागू करने की शक्ति होती है। कौन सी? मौलिक अधिकार को लागू करने का। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन 23 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद को अधिकार होता है। 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो अनुच्छेद हमारा 124 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। कौन सा? अनुच्छेद 124। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर निर्भर करता है तारों का रंग। 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। आते हैं 28 में। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित कर देता है, लंग्स को। ठीक, 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो वनस्पति रेशा कौन सा नहीं है? नायलॉन हमारा वनस्पति रेशा नहीं है, ये कृत्रिम रेशा है। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। तो आप इसमें देखते रहिएगा किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे होंगे उसको याद कर लीजिएगा, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने उसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक, 31 में देखते हैं। अब 5.21 मल्टीप्लाई बाई 6.32 माइनस इतना, इसको हल करेंगे तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको हल करना है हमें। तो हल देखिए आप लोग कर लीजिएगा, या फिर इसको ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में इसका 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब ऊपर वाले 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रहेगा, और नीचे वाले में जो 100 का मल्टीप्लाई होगा वो इन सभी में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 100, और ऊपर नीचे का दोनों कट जाएगा जब नीचे वाले में 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो। 33 देखते हैं। 40% व्यक्ति एक्स पढ़ते हैं, समाचार एक्स पढ़ते हैं, और 50% व्यक्ति वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति जो हैं वो दोनों समाचार पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो देखिएगा इसको हल इस तरीके से करेंगे कि जो टोटल हमारे पढ़ने वाले हो जाएंगे तो 40 + 50, और जो 10% दोनों पढ़ते हैं वो दो, इसमें भी आ गया है इसमें भी आ गया है, तो उसको हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 5 और 9 में से 10 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 80। 80% ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, एक्स अखबार भी पढ़ते हैं, वाई अखबार भी पढ़ते हैं। तो कितने दोनों नहीं पढ़ते हैं, यही हमसे पूछ रहा था। अब 100% में 80% अगर दोनों पढ़ रहे हैं तो 20% ऐसे होंगे जो दोनों नहीं पढ़ रहे होंगे, तो 20% हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट में, 34। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो 5वां परिणाम हमारा क्या है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको हल इस तरीके से करेंगे कि 5 परिणाम है तो उसका टोटल का हमारा योग कितना हो जाएगा, इसको निकाल लीजिए, और 4 परिणाम जितने हैं उसका औसत जो है उसको अगर मल्टीप्लाई इसमें कर दें, 45 दिया हुआ है, तो जितना आएगा जो घटाएंगे वही हमारा 5वां परिणाम होगा। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ देखिए 35 देखते हैं इसको। √29.816 और इसका इन दोनों का वर्गमूल अगर निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो देखिए हमारा जो पहला है इसका वर्गमूल आ जाएगा आपका 5.46, प्लस है बीच में यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है 77.44, 77.44 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आएगा 8.8। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा? 14.26। तो वर्गमूल से निकालना था, आप निकाल लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, तो महाधन ऋषि, तो महाधन ऋषि जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इसका महर्षि का। 37 देखते हैं। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो किस विकल्प में सही नहीं है? तो अवलंब का अविलंब, अधर का विलोकित, ये हमारा सही नहीं था। ठीक, बाकी जो 3 ऑप्शन रहे होंगे वो हमारा सही रहा होगा। तो अवलंब का जो अविलंब है और अधर का विलोकित ये हमारा रंग था, क्योंकि हमसे नहीं पूछ रहा था। 38 देखते हैं।
किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो पार्वती, रुद्राणी और भवानी ये आपस में पर्यायवाची हैं, लेकिन बाकी जो विकल्प रहे होंगे पर्यायवाची नहीं रहे होंगे आपस में। 39 देखते हैं, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो नूतन और पुरातन। नूतन का विलोम क्या होता है? पुरातन। नूतन माने नया, पुरातन माने पुराना हो जाता है। 40 देखते हैं, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? असंभव बातों की कल्पना करना, इस मुहावरे का अर्थ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हिंदी के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी कहाँ से पूछे गए हैं इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक, संधि से भी पूछा गया है और शब्द भेद में भी पूछा गया है, यहाँ पे पर्यायवाची से भी पूछा जा रहा है और विलोम शब्द से भी पूछा जा रहा है, मुहावरे से भी पूछे जा रहे हैं। तो सभी को इस पैटर्न को देख लीजिएगा। ठीक, बाकी जितने भी हमारे होंगे और भी हिंदी के याद कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट में। यहाँ देखिए इंग्लिश में क्या आता है कि पैराग्राफ देता है। अब इस पैराग्राफ के आधार पे ही हमें क्या 5 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। ठीक, अब इस वीडियो को देखिए पुश करके इसमें से हर लाइन को पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे भी अगला देखिए, यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसको भी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसको हम दिखा दे रहे हैं आपको। वीडियो को पुश करके पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पहला दिया हुआ है 41, वाज कैरोलिन ब्रदर एन आउटसाइड टाइप, इसका आंसर नो हो जाएगा। अब पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे इसमें, इसके ऊपर भी है तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। आते हैं, 5 क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। वाई वेयर द स्क्वाड कलेक्टेड? तो फॉर बैटिंग। ठीक, 43 देखते हैं, गिव सिनोनिम ऑफ द वर्ड? तो पार्शियल। पार्शियल का जो सिनोनिम होता है क्या होता है? इनकम्प्लीट। 44 देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम? डिसअपॉइंटेड। तो डिसअपॉइंट का क्या होता है? सेटिस्फाई। ठीक, एंटोनिम विलोम शब्द बताना है। यहाँ क्या बताना था? पर्यायवाची शब्द। 45 देखते हैं, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट? तो इसके लिए देखिए क्या दिया है? द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड आर कंपाइलिंग डिक्शनरीज। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी इसका राइट आंसर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में। आते हैं नेक्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए, तो नीलेश की जो पत्नी है, यहाँ एन लिख देते हैं, इसकी क्या है? पत्नी। तो नीलेश की जो पत्नी है तो वो महिला ही है। ठीक, और पत्नी के जो दादा हैं, दादा का मतलब इसके पिता होंगे, यहाँ पे पिता लिख देते हैं, इसके भी पिता, तभी तो दादा हो गए ये। और इकलौती, जो इकलौता बेटा है यहाँ पे, और इसकी इकलौती क्या है? बेटी है। तो इकलौती बेटी कौन है? उसकी पत्नी खुद हो जाएगी। तो महिला जो है नीलेश से किस प्रकार संबंधित रखती है? पत्नी की। ये तो सीधा सीधा आंसर है, तो वाइफ आंसर सही है इसमें। 47 देखते हैं, असंगत अलग करें? तो असंगत में देखिए जो 8 है ये हमारा 2 का क्यू है, 27 जो है 3 का क्यू है, 64 जो है 4 का क्यू है, और 100 जो है 100 10 का क्यू तो होगा नहीं ना, 5 का क्यू देखिए 125 है, 6 का ये, 7 का ये, तो 100 हमारा रंग है, तो 100 देखिए सही है। आते हैं अगले में। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो देखिए यहाँ पे रविवार है 1 जनवरी 2006 को। ठीक, तो 1 जनवरी 2010 को पूछ रहा है। तो 1 जनवरी 2006 से 2010 तक टोटल हमारा 5 क्या है? विषम दिन है। तो 5 विषम दिन होने से तो हम क्या करेंगे? रविवार में हम 5 ऐड कर लेंगे। कौन सा दिन आ जाएगा? तो आएगा शुक्रवार। तो शुक्रवार देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 5 विषम दिन है, तो इसको निकालने का तरीका भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखिए 6 से जो हमारा 7 है इसके बीच में 1 है, 1 विषम दिन, और 7 से 8 जब जाएंगे इसके बीच में तो हमारा ये भी 1 है, लेकिन 8 से जब 9 में जाएंगे तो हमारा 2 विषम दिन आ जाएगा। ठीक, और 9 से 10 जाना है तो 1 विषम दिन यहाँ पे। तो टोटल कितने हो गए हमारा? 2 3 4 5 विषम दिन मिल जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट में। अभी क्वेश्चन देख लीजिए 49 का, निम्नलिखित कथन में दिए गए हैं, प्रश्न में कथन दिए गए हैं, इन कथनों को बाद निष्कर्ष निकालिए, निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि आप निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष समान रूप से तथ्यों को की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप अनुसरण करता है। कथन क्या? सभी किताबें पेपर हैं। तो इसको देखिए ग्राफ के द्वारा हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सभी जो बुक है, ये बुक लिख लेते हैं, सभी बुक जो है हमारे क्या है? पेपर है। तो यहाँ पे पी लिख देते हैं, पेपर है। और उसमें आगे जो कहा है कुछ पेपर क्या है? जर्नल है। तो अब हमारा यहाँ से हम इसको बना लेंगे, कुछ पेपर क्या है? जर्नल। तो जी लिख देते हैं, जर्नल से जर्नल है। और कुछ जनरल हमारे क्या है? कैलेंडर है। तो कुछ जनरल कैलेंडर भी हैं, सी लिख देते हैं, कैलेंडर। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? इसमें कह रहा है कुछ जनरल किताबें हैं, कुछ जनरल जो हैं किताबें हैं। तो यहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हम नहीं बता सकते।
ये हमारा गलत हो जाएगा। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ कैलेंडर हमारा पेपर है, तो इससे भी कॉन्टेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, इसका भी हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कुछ किताबें जनरल हैं, कुछ किताबें जनरल हैं, तो ये ऊपर वाला ही है, पहला तीसरा एक ही दिख रहा है। कुछ जनरल किताबें हैं, कुछ किताबें जनरल हैं, इसका अपोजिट है सेम, तो ये भी नहीं हो जाएगा। और चौथा देखते हैं, कुछ किताबें कैलेंडर हैं, कुछ बुक कैलेंडर हैं, तो यहाँ से भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, यदि नॉर्मल को इतना लिखा जाता है, कोड किया जाता है, तो गैदर का कोड क्या होगा। तो गैदर का कोड देखने के लिए देखिए यहाँ क्या करेंगे, तो पहले देखते हैं नॉर्मल को इतना कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, NOR, और यहाँ पे है जो MA और L। ठीक, इसको क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे RP और N, और उसके बाद यहाँ जो लिखा गया है LBM। तो यहाँ से जो नॉर्मल है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल है, सभी नॉर्मल, इसको लिखा गया है इतना। ठीक, तो ये कैसे हो जाएगा, N देखिए यहाँ चला गया, R यहाँ चला गया, और O में एक जोड़ के यहाँ लिख दिया गया +1 करके। सेम काम यहाँ भी आगे हुआ है, M यहाँ लिख दिया गया, L यहाँ लिख दिया गया, A का एक प्लस करके लिख दिया गया। ठीक, तो ऐसे ही सेम हम गैदर का भी बनाएंगे। तो गैदर में देखिए किस तरीके से हो जाएगा, तो GAT यहाँ हो गया, HE और R, और इस तरीके से हम यहाँ पे जो क्या लिख सकते हैं, अब G यहाँ पे आ जाएगा, T यहाँ पे आ जाएगा, A में एक जोड़ के लिख देंगे, क्या आ जाएगा, B। और अगला देखते हैं, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, और E में हम एक अगर जोड़ के लिख दें, F हो जाएगा। तो हमारा जो बन के आया, क्या बन के आ गया यहाँ पे, TBGRFH, TBGRFH। तो देखिए हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। 51, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। तो इजराइल ने क्या किया है, पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। करंट का सवाल है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 52, प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। गुजरात में। करंट का सवाल है, तो इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट तौर पे है, इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। तो कौन है, चीन है। करंट का सवाल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। तो कोलकाता में किया गया था, क्या, अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन। 55 देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने जुलाई 2022 में कौन से नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। तो स्काई लाइट का। आते हैं नेक्स्ट में। 56, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। मुंबई से अहमदाबाद। ठीक, करंट का सवाल है, लेकिन याद कर लीजिएगा इसको भी। आते हैं, और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम अभी 5 प्रीवियस ईयर का पेपर और लाएंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट में देखते हैं। 57, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है बढ़े चलो। 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की है। IIT मद्रास ने। करंट का सवाल है, तो इसको देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 59, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अमित शाह। ठीक, अमित शाह की अध्यक्षता में। करंट का सवाल है। 60, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया। गोवा। करंट का सवाल है, लेकिन याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, हर घर जल भारत का जो है पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश नहीं है। UAE नहीं है। जो भी ऑप्शन रहे होंगे, तो भारत के पड़ोसी देश में आप देख सकते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है। ये सभी हमारे क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। 62, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो हंगरी की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो हमारा क्या है, हंगेरियन फोरेंट हमारा हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा है। 63, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है। तो भाषा के आधार पर देखिए, पहला राज्य जो बना था भारत में स्वतंत्रता के बाद, वो हमारा है आंध्र प्रदेश। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 64, लोकसभा पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो 25 वर्ष है।
25 वर्ष की आयु में आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 65, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा। 67 देखते हैं, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? नौटंकी। तो लोक नृत्य से भी आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 68, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। तो सभी मुख्यालय भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसके प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है पावर्स ऑफ द माइंड। ओके, आते हैं नेक्स्ट में। 70 देखते हैं, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, ये हमारा राइट आंसर है। फुल फॉर्म भी आप लोग देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट में। अब इसके आगे देखिए, हिंदी का हमारा पैराग्राफ होगा। 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो पैराग्राफ को आप वीडियो पुश करके पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद आगे हम देख लेते हैं पैराग्राफ। तो ये हमारा पैराग्राफ, अगला जो पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, वीडियो को पुश करके पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ पाएंगे। अब इसमें देखिए 5 क्वेश्चन जो बन रहा है उसको हम पढ़ के बोल दे रहे हैं। 71, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर। आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे वहाँ मिल जाएगा। 72, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों को जानकारी देता है? तो राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि के तात्कालिक साहित्य द्वारा की ही जाने जा सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, यहाँ पे पैराग्राफ से आंसर मिल जाएगा। पढ़ लेंगे पैराग्राफ तो अच्छे से। 73, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो पैराग्राफ में ही आप पढ़ेंगे, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। ये राइट आंसर है। 74 देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो शीर्षक साहित्य और समाज होगा। पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको शीर्षक मिल जाता है। ठीक, शीर्षक में जिसके बारे में बातें की जा रही हैं ज़्यादा। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 75 में लिख लेते हैं, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए दिया हुआ है। ठीक, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अगला देखिए, 2 पैराग्राफ हिंदी से पूछे जाते हैं। तो अगले पैराग्राफ में जो दिया गया है यहाँ पे हिंदी का पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है। आप इसको वीडियो पुश करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे भी 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। वीडियो को पुश करके पैराग्राफ पढ़िएगा। 76 देखते हैं, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ पढ़ेंगे तो मिलेगा, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। 77 देखते हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो पैराग्राफ में मिल जाएगा, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग और इस मार्ग को चलना अत्यंत कठिन है। 78 देखते हैं, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सभी। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ में मिलेगा 79 देखते हैं, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? क्षणभंगुर। ठीक, 80 देखते हैं, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग के आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। यहाँ पे पैराग्राफ में सब मिलेंगे। तो देखिए यहाँ टोटल 5 क्वेश्चन मिल गए। आते हैं नेक्स्ट में। अब इसके बाद देखिए 81 से 100 तक सभी मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो आप ध्यान से इसको देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। DI से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक, और 4 टोटल रहेंगे, 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन में ही 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 5 का 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं। हम देखिए 81 से 85 तक, 81 से हमारा 85 तक इस क्वेश्चन के बारे में है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो इसमें देखिए दिया है, दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी का जो व्यय है वो दिया गया है। 2011 ये ईयर है, वेतन है, ईंधन और परिवहन दिया हुआ है, बोनस दिया हुआ है, ऋणों का ब्याज और कर, ये सभी दिए गए हैं। तो जो आगे जो क्वेश्चन दिया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सभी दे दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन 81 का, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो औसत राशि पूछ रहा है आपसे, किसकी? प्रतिवर्ष ब्याज की। तो हम ब्याज देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ब्याज दिया हुआ है ये हमारा ये वाला कॉलम है। तो यहाँ पे पहला है 13.4 और बाकी ये सब जो दिए गए हैं ये सभी ब्याज है। तो सभी को ऐड कर लेंगे और 5 का डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारे ईयर कितने हैं? 1 2 3 4 और ऊपर 2011 था, टोटल 5 ईयर है। सभी को ऐड करके अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 26.66 लाख। आते हैं नेक्स्ट में। इसके ऊपर भी देखिएगा एक है अभी, उसको भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 82, दिए गए अवधि के दौरान कंपनी का भुगतान की बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं डीआई का, उसको अगर देखेंगे तो वहाँ पे देखिए वो वाला कॉलम चॉइस कीजिएगा। तो इसमें बोनस की कुल राशि कितनी है, तो बोनस वाला अगर ऐड करेंगे तो हमारा टोटल देखिए 1.52, इन सभी को अगर हम 2.84 प्लस अब यहाँ पे ऐड करेंगे 2.68 और प्लस 2.96, सभी को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 12 लाख आ जाएगा। ठीक, 12 लाख। तो टोटल यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे कितना आ गया 12 लाख। अब वेतन की कुल राशि को अगर ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 19.54 लाख। ठीक, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 12/19.54 अगर ऐड मतलब इसको लिख के 100 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे तो आएगा 0.6%। ठीक, ये कहाँ से आया 19.54, तो हमारा वेतन की कुल राशि है जो 300 340। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, वेतन यही है हमारे, सभी को इस कॉलम को ऐड कर लीजिएगा, इसके ऊपर भी एक था। ऐसे ही अगला क्वेश्चन 83 में 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था, तो 68.33% था। ठीक, तो इस तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं। तो आप देखिए इसको निकालने का मतलब है कि कुल व्यय हमारा है कितना 500.4 लाख, ये हमारा कुल व्यय है। और 2015 में कुल मदों की कुल व्यय कितना है, तो 732.36 लाख। आप ऐड करके देख लीजिएगा और प्रतिशत क्या आ जाएगा, इसका डिवाइड कर लीजिएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 84, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनियों का कुल व्यय कितना है, तो सभी को ऐड कर लीजिए, हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट में, और जो ऐड करेंगे वो वाला कॉलम ऐड करेंगे जो 524 प्लस 105 प्लस वाला कॉलम। ठीक, 85 देखते हैं, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात लगभग कितना है। तो अनुपात अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से आपको, तो आप जो जोड़ेंगे कैसा, तो जोड़ेंगे जो 85 प्लस 110 प्लस 75 प्लस यहाँ पे जोड़ेंगे क्या 78 रहेगा, यहाँ पे 78 और प्लस 88, ये वाला कॉलम देख लीजिएगा कहाँ पे। और इसके बाद इसका अनुपात निकाल लीजिएगा, अनुपात में अब जो आएगा 100 वाला जोड़िएगा, 100 वाला कॉलम 100 112 और अनुपात जो निकालेंगे आपका 109 संबंधे 151 आएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 से 90 के बीच में क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे। ये भी हमारा किसका है, डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक, तो इसमें हम यहाँ पे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है ऑटो सभी हैं, स्विफ्ट यहाँ पे दिए गए हैं, कार का माइलेज दिया हुआ है, प्रतिदिन उपयोग जो कितने डीजल लग रहे हैं उसकी औसत मात्रा दिया हुआ है, और 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय किए गए हैं कितने घंटे वो हमें दिया गया है। तो इसमें जो पूछ रहा है सभी को आप देख सकते हैं। तो 10 दिनों के दौरान ऑटो और टियागो का औसत गति क्या है, तो आप देख लीजिएगा। औसत गति कैसे निकालते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय, और सभी को जोड़ के अनुपात निकालेंगे तो मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। बाकी आप जो क्वेश्चन है इसको पुश करके लिख के आप सलूशन कर सकते हैं। ठीक, अभी के क्वेश्चन को सलूशन कराएंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा। ठीक, इसमें यहाँ पे देख लीजिएगा 87 जो दिया गया है क्वेश्चन, और ऊपर आप वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो 88 दिए गए हैं यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 79 दिया हुआ है, यहाँ भी देख सकते हैं, और 90 भी दिया हुआ है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पे 80 से 100 के बीच में जो टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 81 से 20 क्वेश्चन सभी हमारा डीआई से रहेंगे। तो क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, सलूशन यहाँ पे हम नहीं करा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकती है। तो आप सिर्फ क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरीके से दिया हुआ है। 91 से 95 के बीच में ये हमारा डीआई देखिए दिया हुआ है, ग्राफ पोर्सन है। अब ये पुश करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आप अपना सलूशन कीजिएगा अलग अलग क्वेश्चन का। आपको क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं। 91 है, 92 है, यहाँ पे 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या यहाँ दिया है, इस आधार पे पूछा है कितने कर्मचारी हैं। आगे दिया है पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत कमी है या फिर अधिकतम है, कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन को 93 है, 94 है, 95। तो आप वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। अगला देखते हैं। अब देखिए 96 से 100 के बीच में है क्वेश्चन, तो ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, इसको देख लीजिए, जो सभी डाटा इसमें दी गई हैं। ये हमारा वर्ष है सभी, ये हमारा क्या है उत्पादन, और किस में लाखों में है। अलग अलग क्वेश्चन 96 97 यहाँ पे देखिए दिए गए हैं। आप वीडियो को पोस्ट करके सलूशन करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 98 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और दिए हैं 99 और 100।
क्वेश्चन को वीडियो को पोस्ट करके आप इसको सलूशन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो 100 क्वेश्चन था 15/10/2022 जो पेपर हुए थे पेट एग्ज़ाम के लिए, उसका मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक, तो जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जितने भी हमारा अभी 5 ईयर के प्रैक्टिस हमारा 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।